हेलो एवरीवन। आरआरबी ईएलपी और टेक्नीशियन के लिए आज का हमारा 47वां सेट है। इसके अलावा ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी, ग्रुप डी और आरपीएफ सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। तो देखिए माइक इनपुट है और कीबोर्ड भी इनपुट है और माउस, ये तीनों इनपुट हैं, लेकिन जो स्पीकर है ये आउटपुट डिवाइस है। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, स्पीकर आउटपुट डिवाइस है। 23वां फीफा विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो 23वें फीफा विश्व कप का आयोजन होगा अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में। तो आंसर ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 2022 के फीफा विश्व कप का आयोजन कहाँ हुआ था? कतर में। कतर के दोहा में इसका आयोजन किया गया था 2022 में। आंखों की हरकतों को नियंत्रित करने वाली अतिरिक्त मांसपेशियां होती हैं, यानी आंखों को कितनी मांसपेशियां नियंत्रित करती हैं। तो प्रत्येक आंख में 6 मांसपेशियां होती हैं नियंत्रित करने के लिए। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, 6। आंखों की हरकतों को नियंत्रित करने वाली मांसपेशी निम्न में से कौन सी है। तो पहला ऑप्शन है सुपीरियर रेक्टस और दूसरा है इन्फीरियर रेक्टस, तीसरा है मेडियल रेक्टस। तो जो 6 हैं उनमें से ये 3 हैं और ये तीनों ही जो आंखों की हरकतों को नियंत्रित करती हैं। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त सभी। देखिए कुल मिलाकर 6 मांसपेशियां हैं आंख को नियंत्रित करने वाली। तो 3 वहाँ बता दी हैं और 3 ये हैं, लेटरल रेक्टस और सुपीरियर ऑब्लिक और इन्फीरियर ऑब्लिक। तो ये 6 मांसपेशियां हैं जो आंख को नियंत्रित करती हैं। मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था। तो 1 फरवरी 1963 को मोर को भारत का राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, 1963 में। अब देखिए यहाँ से 2 सवाल बनेंगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, ये मोर है, और इसे राष्ट्रीय पक्षी कब घोषित किया गया था, 1963 में। तो ये दोनों ही सवाल काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। मोर का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रेस्टेट्स। तो ऐसे याद रखिएगा कि मोर पाव खाता है। तो मोर पाव खाता है यानी पावो क्रेस्टेट्स इसका वैज्ञानिक नाम है मोर का। WHO नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है। तो 2024 का नेल्सन मंडेला पुरस्कार किसे मिला है, निमंस को मिला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने देश की प्रमुख मानसिक स्वास्थ्य संस्था राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्था यानी निमंस को 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो WHO के द्वारा दिया जाता है। निमंस केंद्रीय स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय के तहत स्वायत्त रूप से संचालित राष्ट्रीय महत्व की संस्था है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज यानी निमंस कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित हैं। तो निमंस कहाँ पर स्थित हैं, बेंगलुरु कर्नाटक में। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2019 में WHO द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये भी याद रखिएगा इसका प्रारंभ कब हुआ है, 2019 में। 2019 में WHO के द्वारा नेल्सन मंडेला पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। भारत और इसके साथ ही एशिया की भी पहली महिला ट्रेन ड्राइवर या पायलट कौन है। तो ये कौन है, सुरेखा यादव है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो ये नील नदी है, विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और ये किस महाद्वीप में बहती है, ये बहती है अफ्रीका महाद्वीप में और विक्टोरिया झील से निकलती है। इसका उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। और गिरती कहाँ पर है, भूमध्य सागर में, मिस्र के पास में भूमध्य सागर में गिरती है। दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी कहाँ बहती है। तो अफ्रीका में बहती है। ये वाली जो नील नदी है, नील नदी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका में उत्तर की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। तो किस ओर बहती है, ये उत्तर की ओर। नील नदी की लंबाई लगभग 6,695 किलोमीटर या मील में बात करें तो 4,160 मील है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो देखिए जब पूछा जाए कि सबसे लंबी नदी कौन सी है विश्व की, तो वो नील नदी है। और यहाँ पर पूछा गया है कि दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये अमेजन नदी है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अमेजन नदी। और अमेजन नदी कहाँ पर बहती है, दक्षिण अमेरिका में।
दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी विश्व में पानी के निर्वाह की मात्रा के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है। तो पानी के निर्वाह के जो हिसाब से तो सबसे बड़ी अमेजन नदी है। नील नदी की तुलना में विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। अमेजन नदी किस महाद्वीप में बहती है? तो ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में बहती है अमेजन नदी। फरवरी 2024 में ऋतु वारी किस उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी? तो ऋतु वारी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी उत्तराखंड हाईकोर्ट की। किसी राज्य के लेखाओं के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट राज्य के को प्रस्तुत की जाएगी? यानी जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग, ये किसे रिपोर्ट करता है? रिपोर्ट को प्रस्तुत किसे करता है? राज्य में। तो राज्य के लिए राज्यपाल को की जाती है और केंद्र की राष्ट्रपति को। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है, राज्यपाल को। साइकिल द्वारा सवारी करते समय निकलने वाली ऊर्जा निम्न में से कौन सी नहीं है? तो देखिए, जब साइकिल चला रहे हैं, जब कोई हम साइकिल चला रहे हैं तो गतिज ऊर्जा होगी उसमें, और ऊष्मीय ऊर्जा भी होगी और यांत्रिक ऊर्जा, ये तीनों होगी। लेकिन जो रासायनिक ऊर्जा ये नहीं होगी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रासायनिक ऊर्जा। साइकिल चलाते समय कोई रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक पदार्थ नहीं होता है, इसलिए कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं होती है। साइकिल चलाते समय टायरों और सड़कों की सतह के बीच घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो जब साइकिल चला रहे हैं तो गतिज ऊर्जा ही होगी वो, और साथ ही यांत्रिक ऊर्जा भी होगी क्योंकि साइकिल चला रहे हैं ना। भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद है जो केंद्र में मंत्रिपरिषद के समान राज्यों में मंत्रिपरिषद के गठन और कार्यों का प्रावधान करता है? तो राज्यों में मंत्रिपरिषद का जो गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? यह अनुच्छेद 163 के तहत होता है। राज्यों की मंत्रिपरिषद का प्रावधान अनुच्छेद 163 में दिया गया है, और इसकी जो राज्यपाल की सहायता और उसे सलाह देने के लिए होती है मंत्रिपरिषद राज्यों की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत, और नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। तो ये दोनों पॉइंट पूछे जाते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग से संबंधित अनुच्छेद निम्न में से कौन सा है? देखिए, 148 से लेकर 151 तक कैग का संबंध दिया गया है। ये जो चारों अनुच्छेद हैं कैग से संबंधित हैं, 148 से लेकर 151 तक। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग का केंद्र और राज्य सरकारों के बीच संबंध कई महत्वपूर्ण पहलुओं में है। अब लेखा परीक्षक के बारे में बात करें तो कैग का संबंध केंद्र और राज्य सरकारों के सभी व्यय का ऑडिट ये करता है कैग, जिसमें सभी विभागों, कार्यालयों और संस्थाओं के लेखा परीक्षा शामिल हैं। रिपोर्ट के बारे में बात करें तो कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपालों को प्रस्तुत करता है, जो बाद में संसद और राज्य विधानसभाओं में प्रस्तुत की जाती हैं। और वित्तीय नियंत्रण के बारे में बात करें तो कैग सरकारों के वित्तीय प्रबंधन पर निगरानी रखता है और वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करता है। तो ये कैग के सारे काम हैं। 2022 में फीफा विश्व कप में कितनी टीमों ने भाग लिया था? देखिए, 2022 में फीफा विश्व कप में 32 टीमों ने भाग लिया था, लेकिन जो अगला होना है फीफा विश्व कप मैक्सिको, कनाडा और अमेरिका में, तो इसमें अब संख्या बढ़ा दी गई है। अब इसमें 48 टीमें भाग लेंगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार कार्यकाल संभालने के बाद पहली विदेश यात्रा किस देश में की है? तो पहली विदेश यात्रा तीसरे कार्यकाल में इटली में की है। आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए है, इटली। देखिए, इटली जो मेजबानी कर रहा है G7 शिखर सम्मेलन की, तो उसमें भाग लेने के लिए पीएम मोदी वहाँ गए हैं। संघ यानी केंद्र के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की समपरीक्षा रिपोर्ट को प्रस्तुत की जाती है। तो ये रिपोर्ट जो केंद्र की किसे प्रस्तुत की जाती है? राष्ट्रपति को, और राज्यों के राज्यपाल को। तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी है, राष्ट्रपति। कैग का मुख्य कार्य ये है कि भारत के विभिन्न निकायों की लेखा परीक्षा करना और सरकारी खर्चों की नियंत्रण और मूल्यांकन की जिम्मेदारी निभाना है। कैग संघ के खातों से संबंधित रिपोर्ट को राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति उसे संसद में पेश करता है। उड़ीसा के राजकीय पशु का नाम बताएं। तो सांबर हिरण है उड़ीसा का राजकीय पशु। उड़ीसा राज्य में सीटों से संबंधित विकल्प को पहचानें।
देखिए अभी उड़ीसा में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए हैं, तो इसलिए मैंने आपको उड़ीसा के बारे में बता रहा हूँ। देखिए विधानसभा सीट इसमें 147 हैं और राज्यसभा सीटों की संख्या 10 है और लोकसभा सीट 21 हैं। तो ये सभी विकल्प दिए गए हैं, यानी सभी विकल्प सही हैं। तो आंसर डी होगा। मेक्सिको निम्न में से किस देश के साथ भूमि सीमा साझा करता है? तो देखिए मेक्सिको की लोकेशन ये है मैप में, ये यहाँ तक है। तो अमेरिका से इसकी सीमा लग रही है और बेलीज यहाँ पर है। ये जो छोटा सा दिख रहा है पीला वाला, ये बेलीज है और ये ग्वाटेमाला है ग्रीन वाले में। तो इन तीनों से इसकी सीमा लगती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी, अमेरिका, ग्वाटेमाला और बेलीज। देखिए ग्वाटेमाला ये है और बेलीज ये है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग को केवल के द्वारा पद से हटाया जा सकता है, यानी किसके द्वारा कैग को हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों के संबोधन के बाद राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जा सकता है। तो संसद के दोनों सदनों का संबोधन होना चाहिए, उसके बाद राष्ट्रपति इसे हटा सकता है। कैग को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान तरीके से हटाया जा सकता है, इसलिए कैग को हटाने के लिए दोनों सदनों की मंजूरी आवश्यक होती है। मेक्सिको किसके साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो मेक्सिको ये है, ये मेक्सिको की खाड़ी है इसके बगल में और ये कैरिबियन सागर है और यहाँ प्रशांत महासागर है। तो इन सभी के साथ ये सीमा साझा करता है, प्रशांत महासागर, मेक्सिको की खाड़ी और कैरिबियन सागर। आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी है, इन सभी के साथ। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, जिसे अधिकांश लोग कंप्यूटर के रूप में समझते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो पहला डिजिटल कंप्यूटर एनएक था, एनएक कहते हैं इसे। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी है, एनएक। विश्व का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनएक किसने बनाया था? तो ये बनाया गया था जे प्रेस्पर एकट के द्वारा। तो यह ऑप्शन में यही है, लेकिन ये दो लोगों के द्वारा बनाया गया था। एनएक के आविष्कार का श्रेय जे प्रेस्पर एकट को दिया जाता है और जॉन मोचली को दिया जाता है। एनएक का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर और कंप्यूटर। निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग विंडो 10 पीसी को लॉक करने के लिए किया जाता है? तो ये विंडो लोगो की प्लस का एल, यानी विंडो लोगो की और प्लस एल का उपयोग होता है विंडो 10 पीसी को लॉक करने में। ये विंडो लोगो की है और ये एल है। और इसके अलावा विंडो लोगो की प्लस के आई का उपयोग होता है सेटिंग खोलने के लिए, विंडो लोगो की प्लस का एफ और इसका उपयोग होता है फीडबैक हब को खोलने के लिए, विंडो लोगो की प्लस का आर, इसे रन विंडो खोलने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। देखिए जहाँ मैंने आपको बार बार विंडो बताया है वो विंडोज है। निम्न में से कौन भारतीय सशस्त्र बलों का कमांडर होता है? तो तीनों सेनाओं का कमांडर होता है सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति। आंसर ये होगा राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूक्लियन नहीं है? तो प्रोटॉन न्यूक्लियन है और न्यूट्रॉन न्यूक्लियन है और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियन नहीं होता है। तो आंसर बी होगा, इलेक्ट्रॉन नहीं होता है न्यूक्लियन। न्यूक्लियन या तो प्रोटॉन या न्यूट्रॉन हो सकता है। एक परमाणु नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या, जिसे अक्सर न्यूक्लियन कहा जाता है, को द्रव्यमान संख्या के रूप में जाना जाता है। यानी प्रोटॉन और प्लस के द्रव्यमान बराबर होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर द्रव्यमानों की संख्या होती है और द्रव्यमान संख्या को ए से दर्शाया जाता है। देखिए ये नाभिक, जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये नाभिक के अंदर होते हैं और इलेक्ट्रॉन इनके चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन ये जो तीनों हैं परमाणु के भाग हैं, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। कर्ड बोसन नाम का संबंध किस नाम से है? तो ये एस.एन. बोस के नाम से संबंधित है कर्ड बोसन। एक परमाणु में 3 आधारभूत अवयव कौन से हैं? तो 3 आधारभूत अवयव होते हैं, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। तो आंसर सी सही होगा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। वायुमंडल में जिस ओजोन क्षेत्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? वह स्थित है अंटार्कटिका के ऊपर। हाइड्रोफाइटा किसे कहा जाता है? हाइड्रोफाइटा कहते हैं एक जलीय पौधे को। भारतीय वन अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है
देहरादून में। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है हेलोफाइट। जीवों और उनके भागों की आंतरिक संरचना का अध्ययन विज्ञान की निम्न में से किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो एनाटॉमी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। जीवों और उनकी आंतरिक संरचना का जो अध्ययन होता है एनाटॉमी के अंतर्गत होता है। पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? पीयूष ग्रंथि होती है मस्तिष्क के आधार में स्थित। ये जो गुलाबी से कलर में दिख रही है यही है पीयूष ग्रंथि। आज की वीडियो में इतना ही है। और पिछले क्वेश्चन में आपसे पूछा था वर्तमान में महिला FIH हॉकी विश्व कप 2022 का विजेता कौन है? तो महिला विश्व कप जीता गया है नीदरलैंड के द्वारा 2022 का। टेस्ट क्वेश्चन आज के लिए, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है?